देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। हमारी राजनीतिक बातचीत किस तरह की हो, हमारे नेता एक दूसरे से कैसे बात करें, हमारे विपक्ष के लोग जब भाषण देते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे कहना चाहिए, कैसे शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। जब से नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने हैं तब से एक नया सा माहौल बन गया है बहस करने में, जिसमें जो उनके विरोधी हैं उनके खिलाफ जितने आरोप लगा सकें और जैसे भी शब्द इस्तेमाल करें वो कम लगते हैं। यानी कि जो उनकी जो बहस का स्तर है वो गिरता जा रहा है, दिन पर दिन गिरता जा रहा है। और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हो गई है, क्योंकि उनको एक और साथी मिल गया है, आदित्यनाथ। योगी कहलाते हैं वो, उनका जो भी पहले का नाम रहा होगा, लेकिन अब उन लोग कहते हैं भगवा पहनते हैं, योगी हैं, ब्राह्मणों का साथ देते हैं, वैसे क्षत्रिय हैं, जो भी हैं। लेकिन उनकी भाषा तो देखें तो संस्कृत निष्ठ है, लेकिन संस्कृत निष्ठ भाषा से जो कह जाते हैं वो कम से कम जो समाज में जो बहस होनी चाहिए किसी भी स्तर पे, उस वातावरण को कुछ गंदा कर देता है। अब आप सुनिए, उन्होंने जो शुरुआत की थी, कुछ एक जो याद आती हैं हमें। एक बार उन्होंने कहा कि जो अब्बा जान कहने वाले लोग हैं, उस तरह से आप क्या कह रहे हो, आप बांट रहे हो लोगों को हिंदू मुसलमान करके। ये अब्बा जान क्या करते हैं, वो राशन की डकैती करते हैं, ऐसा बोला। अब बताइए, एक मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप, सरकार के ऊपर जो आपकी तरह थी, जिसको लोगों ने वोट दिया, जिसको वहाँ बिठाया, कि वो डकैती करते हैं राशन की और झोला लेके वसूली कर निकलते हैं। ये आप राजनीति की भाषा है। और उसमें वो राशन हजम कर जाते हैं सारा का सारा, और वो बेचते हैं नेपाल बांग्लादेश जा करके। ये बात हो रही है आपके जो आदित्यनाथ ने अपने विपक्षी समाजवादी पार्टी के, जो कि उनके पहले की जो सरकार थी, उसके ऊपर ये आरोप अब लगाए हैं। आप सोचिए, इस तरह की भाषा क्या शालीन है, क्या शिष्ट है? क्या इस तरह से हम लोग बात करेंगे? वो करेंगे तो कैसा माहौल बनेगा? क्या ये नेता का काम नहीं है? उन्होंने एक बार और कहा कि 80-20 की बात हो रही है। 80 कौन जो विकास चाहते हैं, और 20 कौन जो विकास नहीं चाहते। अब जानते हैं 80-20 क्या होता है। 80% जो है हमारे हिंदू हैं और 20% लोग माइनॉरिटीज़ के हैं। माना जाता है कि 80 हिंदू 20 मुसलमान, ये छवि बनी हुई है। और अगर आप 80 और 20 का इस्तेमाल करोगे राजनीतिक बातचीत में, तो उसका लोग यही मतलब निकालेंगे कि आप हिंदू मुसलमानों को बांट रहे हो। प्रबंध की दुनिया में 80-20 का एक अलग मतलब है। उसका मतलब ये है कि अगर कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें 80% काम 20% लागत या मेहनत से पूरा हो सकता है, जो लेकिन आखिरी 20% है उसके लिए 80% मेहनत या लागत लगानी पड़ती है। ये एक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई प्रिसीजन नहीं होता। ऐसा नहीं हो कि उसको आप इंच टेप से मापेंगे तो सही उतरेगा। ये बात है कि रूल ऑफ थंब कहलाता है, कि आम तौर पे लोग ऐसा मानते हैं कि मोटा मोटी अगर आप देखें तो ऐसा होगा। लेकिन अगर उसका आप इस्तेमाल कर रहे हो इस तरह से कि वो लोगों को लगे कि धर्म के नाम पर बांट रहे हो, तो ये कितनी जिम्मेदार नेतृत्व आप दे रहे हो। उन्होंने ये भी कहा कि वो गर्मी शांत कर देंगे, तो ये बुलडोज़र बाबा कहलाते हैं। अब तो बुलडोज़र का नाम खुद ही लेते हैं, गर्मी शांत कर देंगे। आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री इस तरह की बात करेगी तो गुंडागर्दी की बात हो गई सीधे। जो गली के गुंडे ऐसी बातें करते हैं, क्या हम उम्मीद करें कि मुख्यमंत्री इस तरह से बातें करें? नहीं, वो करेंगे ऐसा। ये हमारे महान भगवाधारी योगी कहलाने वाले, संस्कृत निष्ठ भाषा का इस्तेमाल कर सकने वाले महापुरुष हैं। खैर, उसके आप ये देखिए कि अगर विपक्ष देश में उत्तर प्रदेश में आएगा तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य होगा कि वो कश्मीर, केरल और पश्चिम बंगाल की तरह बन जाएगा। आपको नहीं लगता कि वो तो सौभाग्य होगा उत्तर प्रदेश का? कश्मीर कितना खूबसूरत है। जब हम सोचते हैं कश्मीर की बात, हम सोचते हैं उसमें खूबसूरती है। योगी सोचते हैं कि वहाँ मुसलमान हैं, उनको कश्मीर की खूबसूरती नहीं दिखती, वहाँ उनको सिर्फ मुसलमान दिखते हैं। अगर आप तमाम भाजपा के और जो उनके पार्टी के नेताओं के भाषण सुने एक समय के,
वो सब अजीब तरह के थे। लगता था कि ये किस दुनिया से ये लोग आ रहे हैं, इनकी सभ्यता कहाँ चली गई। खैर, अब आप बात केरल की सोचो। केरल माने या ना माने, आज की तारीख में सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में उसकी अपनी एक जगह है जहाँ बात आती है 100% शिक्षा की। एक स्वास्थ्य जो राज्य प्रदान करता है उसका स्तर एक ऐसे लेवल पे होने की, जिसको हम स्वीकार कर सकें, जिसको जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो भी जो वहाँ की प्रति व्यक्ति आय है उसके हिसाब से उसे माना जाएगा कि एक उपलब्धि है। और ये बात आज से नहीं है। जितने भी आप मैट्रिक्स लेंगे, पिछले 50 साल में केरल में जो स्वास्थ्य और शिक्षा की जो स्तर है, जो लोग देखते हैं कि किस स्तर पर है, वो सब जानते हैं कि वो भारत के हिसाब से ही नहीं, तमाम देशों के हिसाब से भी उसकी जगह बहुत ऊंची है। वो एक बड़ी उपलब्धि है। और वहाँ गैर बराबरी भी सबसे कम है। देश में, अपने देश में और तमाम राज्यों के बीच में देखें तो गैर बराबरी केरल में बहुत कम है औरों के मुकाबले। तो वो तो एक बड़ी उपलब्धि होगी उत्तर प्रदेश के लिए कि वहाँ केरल जैसा माहौल बने, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, गैर बराबरी के लिए, गवर्नेंस के लिए, वो एक उपलब्धि होगी। तो योगी ने खुद ही कह दिया है कि आप विपक्ष बुला लो, क्योंकि हम तो आपको वही 80-20 वाला देंगे, हम तो वही धर्म की बात करेंगे, हम वैसी गुंडागर्दी करेंगे जैसे करते आ रहे हैं, और हम ऐसी बातें करेंगे जो शोभा नहीं देती मुख्यमंत्री को। आप बुला लो उनको, विपक्ष वालों को, वो आपको कश्मीर जैसे सौंदर्य देंगे और केरल जैसी गवर्नेंस देंगे। साथ में बंगाल भी लीजिए आप। बंगाल जो आप सोचते हैं, क्या उसका मतलब निकलता है आपके दिमाग में, क्या छवि बनती है? मेरे दिमाग में तो बनती है सीधे कि बंगाल का मतलब होता है रविन्द्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, सत्यजीत राय, तमाम लोग जो सत्येंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो अगर आप बंगाल देखें तो हमें ये लगता है कि भारत में जो क्रिएटिविटी है वो पता नहीं क्यों बंगाल में कुछ ज़्यादा ही दिखती है, पहली बात। लेकिन उसको अगर आप मापें तो अगर आप नोबेल प्राइज़ की बात देखते हैं तो जितने भी भारत के नोबेल प्राइज़ जीतने वाले हैं भारत से, वो सब या तो बंगाल से आए हैं या बंगाल के रास्ते से आए हैं। आज़ादी के पहले रविन्द्रनाथ टैगोर और सीवी रमन दो ऐसे नोबेल लॉरिएट थे जिन्होंने भारत में रह के भारतीय माहौल में अपना ऐसा कृतित्व किया, उनसे संरचना ऐसी थी, उनका ज्ञान ऐसा था कि जिसको दुनिया ने पुरस्कार दिया, नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया। आज़ादी के बाद कुछ ऐसा हुआ है कि जितने लोगों को मिला है सब विदेशों में मिला है। उसकी वजह यह है कि सब बाहर चले गए, और कुछ नोबेल प्राइज़ आज मिलना आसान नहीं है, इसलिए कि विज्ञान उस स्तर पर पहुंच गया है कि उतना सीखने समझने के लिए एक अलग तरह का माहौल चाहिए, अलग तरह का खर्च चाहिए। वो हम नहीं कर सकते, वो भारत अगले 50 साल तक नहीं कर सकता, 25 साल में नहीं कर सका है। वो माहौल जो देखते हुए जिस तरह से 8 साल में खराब हुआ है, अगले 50 साल नहीं हो सकता था। 2014 मुझसे पूछते तो मैं कहता शायद 2040 तक 2-1 अपने भारत से हो सकते हैं, लेकिन अब मान लीजिए 2070 तक मुझे उम्मीद कोई नहीं दिखती, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक अवसान हुआ है सोच समझ का, ज्ञान का, एक्सेलेंस का, उसकी भरपाई जो 8 साल में जो नुकसान हुआ है वो अगले 8 साल में नहीं होगी। तो अगर नोबेल प्राइज़ पाना है, जब भी शुरू करें आप ठीक से माहौल बनाना, 25 साल में पा लेंगे। लेकिन बात नोबेल प्राइज़ की नहीं, बात बंगाल की है कि कश्मीर, केरल और बंगाल अगर उत्तर प्रदेश उस तरह का बन जाए, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, उत्तर प्रदेश का भाग्य होगा। तो अगर योगी ने खुद ही कहा है कि अगर आपको ऐसा भाग्य चाहिए तो पक्ष वोट दीजिए, तो पक्ष वोट दीजिए। मेरा अपना मानना है कि आप किसी को भी लाएंगे, जो माहौल ऐसा है उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही है कि जो अराजकता जो योगी की है, जो कि अपने आप में मुझे तो लगता है कि ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि यूपी की हालत नहीं ख़राब कर देंगे ये लोग 5 साल में। ये ज़रूर है कि उसके पहले भी देखा था, जो मायावती और अखिलेश का भी जो यूपी था, उसमें भी मुश्किलें थी, बहुत सारी मुश्किलें थी। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अखिलेश थोड़ा पहले से परिपक्व हो गए हैं शायद। लेकिन आज का मुद्दा इस बात का मुद्दा नहीं कि कौन सरकार में आए,
मुद्दा यह है कि बहस कैसी हो, बातचीत कैसी हो। अखिलेश की बातचीत से लगता है कि वो समझदार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा उनमें परिपक्वता आई है, एक ह्यूमर है, एक विट है, वो गुंडागर्दी की बात नहीं करते। जो योगी बात करते हैं उसमें गुंडागर्दी छलकती है, ताकत छलकती है, लोगों को बर्बाद करने की बात, उसमें एक हिंसा है। जो शब्द की हिंसा है योगी की, वो बहुत ही डरावनी सी है। वो है अखिलेश में नहीं है। मायावती में थोड़ी हो सकती है, लेकिन अखिलेश में परिपक्वता आ गई है, वो नहीं है। तो वो होगा। आपने बात और भी सोचे तो हमारे प्रधान सेवक ने कहा था, अहमदाबाद में जितने बम फूटे वो सब साइकिल पे रखे गए थे। तो साइकिल तो सबकी सवारी है, देश की सवारी है, 90% हिंदुस्तानियों की सवारी है। उसके अलावा समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया, बहुत कुशल भाषण करने वाले हैं, उनको बड़ा एक अंदाज है कैसे लोगों को मोहते हैं। तो उन्होंने जो उसकी जो छवि है साइकिल की, जो समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है, उसको बदलने की कोशिश की कि लोग सोचें कि आतंकवादियों की जगह है, ये तो आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं साइकिल का। लेकिन वो भूल गए कि साइकिल तो हर आदमी इस्तेमाल करता है, तो क्या हर आदमी आतंकवादी हो गया? तो वहाँ थोड़ी सी शायद लगता है गलती कर गए। वैसे वो इतने होशियार हैं, हमें लगता है कि शायद उनकी बात कहीं सच ना हो जाए, कि लोगों की आंखों पे पट्टी बांध देते हैं। वो लोग एक कानों में भी एक कैप लगा देते हैं कि वो सिर्फ उनका ही गाना सुनते हैं। ये प्रतिभा जो उनकी है, उनको कैसे कहा जाए, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। जो आदमी हमारी आंखों पट्टी बांध के चला आ रहा है 8 साल से, और हमारे कानों में वही सुर बना रहा है जो कि मोदी मोदी की बात हो, तो ये तो कोई ख़ास बात होगी। लेकिन अगर उससे निकल सकें तो शायद उस पर गलती कर गए कि साइकिल हमारी चीज़ है, हम सभी इस्तेमाल करते हैं साइकिल का। हमने भी इस्तेमाल किया है, आपने भी किया है, सभी ने किया है। कोई भारतीय ऐसा नहीं है जिसने साइकिल का इस्तेमाल ना किया हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी मज़हब का हो, छोटा बड़ा सभी। तो साइकिल को इस तरह से कहना कि वो अपने आप में एक छवि उसकी बनती है आतंकवाद की, मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद जनता इसका जवाब उनको देगी। वो ज़रूरी भी है कि इस तरह की राजनीतिक बातचीत पर लगाम लगनी चाहिए। वो लगाम सिर्फ वोटर लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमने जनतंत्र को, लोकतंत्र को सीमित कर दिया है सिर्फ चुनाव तक। लेकिन चुनाव सिर्फ एक बुनियादी एक स्तंभ है, चुनाव उसका, जनतंत्र का, लोकतंत्र का। ये उसका मतलब नहीं है। चुनाव मतलब नहीं है, चुनाव एक साधन है, चुनाव एक स्तंभ है, एक जरिया है, लेकिन ये गंतव्य नहीं है। तो लेकिन चुनाव से ही हम चुनते हैं लोगों को, जिनके हाथ में जिम्मेदारी देते हैं। हम सत्ता नहीं सौंपते, हम उनको जिम्मेदारी देते हैं। लेकिन हमने बात मान ली है। जब मैं सुनता हूँ ये नेताओं कहते हुए कि पावर, आई वांट पावर, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है इस बात से। उनके शब्दों में ये लगता है कि वो सत्ता चाहते हैं, पावर चाहते हैं। ये भाषा बदलनी पड़ेगी हमें। नहीं, हमें आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आप ये काम ठीक से करिए। आपको अपने मंत्री बनाया है, आप जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा कीजिए। और ये आपकी जिम्मेदारी है समझना कैसे आप 20 करोड़ लोगों से मिलें, कैसे सबकी बातें पूरी करें, इस पे काम कीजिए। लेकिन जो बना तो दिया एक ढांचा, उसमें उनका हिसाब लेने का जो कोई तरीका निकाला नहीं हमने। सारी परेशानी हमारे गवर्नेंस की इसलिए है कि हमारे पास इनका हिसाब करने का कोई तरीका नहीं है 5 साल तक। और 5 साल फिर दूसरे लोग आते हैं, वो वही करते हैं जो पहले वालों ने किया था। अब बदलते रहिए मोहरे, लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। बहुत मार्जिनल, बहुत छोटा सा हाशिए का फ़र्क पड़ता है। तो पहली बात यह है कि आज की बातचीत में कि हमारी राजनीतिक जो बातचीत है उसमें शालीनता आए, शिष्टता आए, सभ्यता दिखे, और ऐसे शब्दों इस्तेमाल हों जो हमारी समझ की गंगा को गंदा कर दें। इस बात के साथ अगली पायदान तक विदा लेता हूँ। नमस्कार।